सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम एक मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो जुडिशरी का मेन एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पे हमें आंसर राइटिंग पे फोकस करना होता है, तो उसमें कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बातें भी, और प्लस किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। प्रीलिम्स में तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, यू जस्ट हैव टू चूज एनी वन ऑफ द 4 ऑप्शंस अवेलेबल। लेकिन मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये, आपको अपनी हैंडराइटिंग पे कमांड बनाना होगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। मोस्ट प्रायोरिटी पे ये चीज़ रहती है मेंस आंसर राइटिंग में। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, ही ऑलवेज गेट एन अपर हैंड कंपेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग अ गुड हैंडराइटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखें कि आप हैंडराइटिंग को जरूर से अच्छा सा बेस्ट लिखें। मीन्स वहाँ पे कोई हमें कैलीग्राफी नहीं शो करनी है, बट एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाला देख के पढ़ने की उसको इच्छा हो। दूसरी बात, जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर अननेसेसरी लेंदी नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी लेंदी ना हो, टू द पॉइंट आंसर हो, लेकिन टू द पॉइंट में भी बात इंपॉर्टेंट ये है कि सारी बातें उसमें कवर हो जाएं। ज़्यादा प्रिसाइज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को उसमें हाइड कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फैक्ट सारे आ जाएं लेकिन कम शब्दों में और पूरी बात आ जाए, इस बात को हम प्रेजेंट कर सके, ये होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आप अंडरलाइन करके प्रेजेंट करें। ब्लू पेन से आप लिखेंगे और ब्लैक पेन से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। दैट इज द ओनली 2 कलर्स दैट आर अलाउड। इसके अलावा किसी कलर का यूज आप ना करें। ये 2 कलर आप यूज करें, ब्लू से लिखें, ब्लैक से आप अंडरलाइन करें। सिर्फ मेन पर अब कुछ लोगों का ये होता है, अंडरलाइन करते समय भी मैंने देखी है कुछ कॉपीज एक्चुअली अंडरलाइन करते समय पूरा पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कर देते हैं। अब पूरा पैराग्राफ जब अंडरलाइन कर दिया तो फिर उसमें इंपॉर्टेंट कहाँ कुछ रह गया। उस पूरे एक 6 लाइन के 7 लाइन के पैराग्राफ में एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन इंपॉर्टेंट देखा जाए तो उसमें से 1 या 2 वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं जो आपको मेन उस पर फोकस दिया जाए। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स को सिर्फ अंडरलाइन करें। जब पैराग्राफ्स आप बनाते हैं तो पैराग्राफ बहुत बड़े ना हो, पैराग्राफ छोटे छोटे हों। लाइक 4 to 5 लाइन का मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए एक पैराग्राफ का, इससे ज़्यादा बड़ा ना जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसको सपोज एक क्वेश्चन हमें मिलता है, दैट इज write a note on the power to grant punishment by the court of session। या फिर अगर क्वेश्चन मिलता है, राइट अ नोट ऑन द सेंटेंसेस विच सेशन जज मे पास। सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज कितना सेंटेंस पास कर सकता है, इसके कंसर्न में आप देखेंगे कि हमारे पास में सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी है। सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 28 है। वो बताता है कि सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज, मैं दोनों को साथ में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दोनों के पास में सेम पावर्स हैं। दैट्स व्हाई आई एम तो अब आप देखें कि ये जो क्वेश्चन है कि सेशंस जज के पास में पनिशमेंट ग्रांट करने की कितनी पावर है, ये सेक्शन 28 में स्पेसिफाइड है। और उसमें क्या लिखा हुआ है, दैट इज सेशन जज और द एडिशनल सेशन जज may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death shall be subject to confirmation by the high court। अब देखा जाए तो बस क्या इतना सा आंसर होगा? नहीं। जब हम बात कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग की, तो जो क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिस किसी भी एक्ट में, जिस किसी भी कोड में, जिस किसी भी सेक्शन में उससे रिलेटेड प्रोविजन है, वो आपको सारे मेंशन करने चाहिए। तो हमने सबसे पहला तो एक प्रिसाइज फॉर्म में लिख दिया, दैट इज सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी बताता है कि एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, एनी पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ। अब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करें कि मैंने इस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें अंडरलाइन की हैं। आई हैव अंडरलाइन 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट इज एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, सबसे पहला मैंने ये अंडरलाइन किया है। सेकेंडली, सेंटेंस ऑफ डेथ शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। अब बात ये आती है ऑथराइज्ड बाय लॉ का क्या मतलब है। ऑथराइज्ड बाय लॉ का मतलब है आईपीसी का सेक्शन 53 हमें इससे रिलेटेड यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। तो आ गया नेक्स्ट आपका सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। जो मैंने ऊपर पैराग्राफ में अंडरलाइन किया था उसी को नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ बना के डिफाइन कर दिया है। सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ,
Section 53 of IPC 1860 contains the kinds of punishment which may be inflicted on the person convicted. यानी कि किस किस तरह के पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ में कौन कौन से पनिशमेंट हैं उसके बारे में बता दिया गया कि ये प्रोविजन गिवन है सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी. क्या क्या है? डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, टर्म इम्प्रिजनमेंट ऑफ सिंपल और रिगरस, एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन. ये टोटल एक शॉर्ट 2.5 लाइन में ये बता दिया गया कि कौन कौन से पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ है. सेकंड सेंटेंस क्या आता है? सेकंड मैंने अंडरलाइन किया है, सेंटेंस ऑफ डेथ. सेंटेंस ऑफ डेथ शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. तो अब इसके कंसर्न में हमारे पास में क्या क्या प्रोविजंस हैं वो भी हमें देखने चाहिए. ठीक है, तो इसको स्क्रॉल करते हैं. डेथ सेंटेंस सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. और ये जो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लिया जाएगा, सेशंस जज जो हाई कोर्ट से कंफर्म करवाएगा, उससे कंसर्न हमारे पास में टोटल 3 प्रोविजंस अवेलेबल हैं. सेक्शन 366, सेक्शन 368 एंड सेक्शन 367. और तीनों ही सेक्शन को पूरा ना लिख के इन तीनों ही सेक्शन का जिस्ट आप प्रोवाइड कर दें और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया. देखते हैं क्या है. Under Section 366 of CRPC 1973, Session Judge and the Additional Session Judge shall submit sentence of death for confirmation. यानी Section 366 क्या बताता है? Section 366 बताता है कि confirmation के लिए जो submission किया जाएगा हाई कोर्ट पे वो 366 प्रोवाइड करता है. और जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म नहीं कर देती, साफ साफ शब्दों में लिखा है, sentence shall not be executed unless confirmed by the high court. तो अब एक बात सोचिए कि सेशंस जज ने पनिशमेंट दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया और हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजा. जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करता तब तक वो पनिशमेंट तो दे नहीं सकता. तो इस दरमियान क्या होगा? इस दरमियान ये है, however the court passing the sentence shall commit the convicted person to jail. जब तक कि हाई कोर्ट का कंफर्मेशन नहीं आता तब तक उस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है. ये था सेक्शन 366. क्या है इसका मेन? के कंफर्मेशन के लिए भेजा जाएगा हाई कोर्ट के पास. अब हाई कोर्ट के पास जब कंफर्मेशन के लिए आएगी एप्लीकेशन, तो हाई कोर्ट 368 में क्या क्या पावर रखता है वो लिखा है. अंडर सेक्शन 368 ऑफ सीआरपीसी 1973, हाई कोर्ट हैज द पावर. हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं? सबसे पहला, टू कंफर्म द सेंटेंस. हाई कोर्ट डायरेक्टली कह देगा हाँ ठीक है, आप डेथ सेंटेंस दिया है आपने, इट हैज बीन कंफर्म, यू कैन एग्जीक्यूट इट. सेकेंडली, और annul conviction and convict the accused of any offense he might have been convicted. क्या लिखा है? जो कन्विक्शन, जो डेथ सेंटेंस उसको दिया गया है उसे पूरी तरह से वो नलीफाई कर सकता है कि नहीं, ये आपने जो पनिशमेंट दिया है ये पूरी तरह से खत्म किया जाता है और दूसरा कोई, और इसका कन्विक्शन भी खत्म किया जा रहा है और दूसरा कोई चार्ज उस पर्सन के ऊपर लगाया जा सकता है. चार्ज को अमेंड करके लगाया जा सकता है. जिस किसी अदर चार्ज के लिए वो पर्सन पहले भी कन्विक्ट किया जा सकता था, उसके लिए हाई कोर्ट उसे कन्विक्ट कर सकता है. हाई कोर्ट पूरी तरह से एम्पावर्ड है, चाहे तो कंफर्म करे, चाहे तो उस कन्विक्शन को अनल करके और दूसरा कोई कन्विक्शन उस पर लगा सके. एंड तीसरा ऑप्शन है, हाई कोर्ट मे ऑल्सो एक्विट द पर्सन. हाई कोर्ट पूरी तरह से उसको बाइज्जत बरी तक कर सकता है. तो ये तीनों बातें भी इसमें हमने प्रिसाइज फॉर्म में लिख दिया कि 368 में हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है. अब इसके अलावा जो 368 का प्रोवाइजो है उसे भी 2 सेंटेंस में बता रखा है. Provided that the order of confirmation shall not be made during the period allowed for appeal or where the appeal is pending. देखिए, सेशंस कोर्ट ने जैसे ही ये ऑर्डर दिया तो इसके बाद में जो पर्सन है एग्रीड पार्टी, जो सॉरी नॉट एग्रीड, द कन्विक्टेड पर्सन है, वो कन्विक्टेड पर्सन हो सकता है हाई कोर्ट में अपील करना चाहे, तो उसके पास में कुछ टाइम पीरियड, उसको लिमिटेशन होता है 30 डेज 60 डेज, जो भी उसके पास में लिमिटेशन अलाउड होता है हाई कोर्ट में अपील करने के लिए. उस टाइम पीरियड के विद इन तक, जब तक वो टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता, हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करेगा इस ऑर्डर को. दूसरी बात, अगर अपील कर दी गई है तो अपील जब तक पेंडिंग रहती है, जब तक उस अपील का कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक भी ये डेथ सेंटेंस कंफर्म नहीं करेगा हाई कोर्ट. ये प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, उसे भी हमने शॉर्ट में प्रेजेंट कर दिया.
और लास्टली सेक्शन 367 क्या बताता है? सेक्शन 367 भी पावर ऑफ द हाई कोर्ट बताता है। पावर ऑफ व्हाट? पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी or to be further inquiry to be made or additional evidence to be taken। तो फाइनली मेरा जो फोकस है वो इस टॉपिक के थ्रू आपको ये बताना कि आप मेंस आंसर राइटिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखें और साथ में चीज़ों को प्रिसाइज फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट करें। फिर से एक बात बता देता हूँ मैं, हैंड राइटिंग का ध्यान रखें, कम शब्दों में पूरी बात लिखने की कोशिश करें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन करें और जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिस किसी एक्ट, जिस किसी सेक्शन में बात लिखी गई है उन सारों को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। जैसे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने सीआरपीसी का सेक्शन 28, सेक्शन 366, सेक्शन 368, सेक्शन 367 एंड आईपीसी का सेक्शन 53, ये टोटल 5 सेक्शंस को हमने कवर किया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब इसके अलावा और कोई आपके माइंड में डाउट बचता है तो अब आप लिख सकते हैं मैसेज में, चैट बॉक्स में।